नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूँ आपका दोस्त आरके। काजल, क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान वैज्ञानिक भी हो, लेखक भी हो, बिजनेसमैन भी हो और देश को आजाद कराने वाला नेता भी? आज के जमाने में तो ये नामुमकिन लगता है आरके, लेकिन इतिहास में एक ऐसा शख्स हुआ है जिसने ये सब कुछ सिर्फ अपनी आदतों के दम पर हासिल किया। एक ऐसा इंसान जिसने बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की खोज भी की और अमेरिका का संविधान भी लिखा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के फाउंडिंग फादर और सफलता के प्रतीक बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा के बारे में। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मैनुअल है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी कमियों को दूर करके सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। क्या आपने उनके मशहूर 13 नियमों के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो आज का एपिसोड आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल देगा। उन्होंने खुद को एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए जो प्रयोग किए, वो आज भी उतने ही कारगर हैं। तो अगर आप भी अपनी कमियों को दूर करके सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो चलिए 300 साल पुराने इस खजाने को खोलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हम जिसकी बात करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये एक तरह का सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिससे एक मोमबत्ती बनाने वाले का 17वां बेटा, जिसे मतलब स्कूल से भी निकाल दिया गया था, अमेरिका के सबसे जरूरी लोगों में से एक बन गया। हमारे पास है बेंजामिन फ्रैंकलिन की अपनी लिखी हुई आत्मकथा, और आज हम इसी में से उनकी कामयाबी के वो नुस्खे निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे मिशन आज ये समझना है कि फ्रैंकलिन की वो कौन सी आदतें थीं, वो कौन से तरीके थे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों, गलतियों से सीखने और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कहानी है। सोचिए, फिलाडेल्फिया का शहर है और एक 17 साल का लड़का सड़क पर चल रहा है। कपड़े गंदे हैं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और हाथ में 3 बड़ी बड़ी रोटियां हैं। हाँ, वो सीन। एक खा रहा है और 2 अपनी बगल में दबा रखी हैं। बड़ा ही अजीब सा नजारा है ना? यही लड़का बेंजामिन फ्रैंकलिन था, और ये उसके असाधारण सफर की बहुत ही साधारण शुरुआत थी। और ये सीन बहुत जरूरी है। ये हमें उस जमीन से जुड़ी हुई शुरुआत की याद दिलाता है जहां से फ्रैंकलिन आए थे। ये बताता है कि महान बनने के लिए किसी शाही शुरुआत की जरूरत नहीं होती, बल्कि भूख, लगन और जेब में रखी वो 2 एक्स्ट्रा रोटियां, मतलब थोड़ी सी प्लानिंग बहुत काम आती है। बिल्कुल। तो इस लड़के की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बचपन कोई बहुत अच्छा नहीं था। 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, और 12 की उम्र में अपने बड़े भाई जेम्स की प्रिंटिंग प्रेस में ट्रेनी बनकर काम शुरू करना पड़ा। और भाई के साथ उनका रिश्ता वो बहुत ही पेचीदा था। ये कोई आम भाई भाई की लड़ाई नहीं थी। जेम्स उन्हें बस एक कर्मचारी की तरह देखते थे जिसे हुक्म दिया जा सकता है, लेकिन बेंजामिन के अंदर एक आग थी, अपनी पहचान बनाने की जिद थी। ये असल में 2 महत्वाकांक्षाओं का टकराव था, और शायद इसी टकराव ने उन्हें वो धक्का दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी, आत्मनिर्भर बनने का धक्का। और यहीं से उनकी सीखने की भूख दिखनी शुरू होती है, जो कि कमाल की है। उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो खाना छोड़कर पैसे बचाते थे ताकि किताबें खरीद सकें। रात रात भर जागकर पढ़ते थे। और मुझे जो तरीका सबसे दिलचस्प लगा वो था उनके लिखने की प्रैक्टिस का तरीका। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि द स्पेक्टेटर नाम की पत्रिका की भाषा बहुत अच्छी है। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? ये वाकई कमाल है। वो पत्रिका के किसी आर्टिकल को पढ़ते थे, फिर उसके मेन पॉइंट्स को नोट कर लेते थे। कुछ दिन बाद वो सिर्फ उन नोट्स को देखकर उस आर्टिकल को अपनी भाषा में दोबारा लिखने की कोशिश करते थे। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। क्या मतलब, सिर्फ रटना नहीं बल्कि किसी के लिखने के अंदाज को डिकोड करके खुद सीखना। बिल्कुल। और वो यही नहीं रुकते थे। लिखने के बाद वो अपने लिखे हुए आर्टिकल को ओरिजिनल आर्टिकल से मिलाते थे, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, और अपनी गलतियां सुधारते थे। इसे आज की भाषा में डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं, यानी सोच समझकर एक मकसद के साथ की गई मेहनत। ये आदत, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए एक सिस्टम बनाना, उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। तो एक तरफ वो खुद को इस तरह तैयार कर रहे थे और दूसरी तरफ भाई के साथ उनका रिश्ता बिगड़ता जा रहा था। कहते हैं कि जेम्स कभी कभी उनकी पिटाई भी कर देते थे। आखिरकार 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। हाँ, वो घर से भाग गए, बिना किसी को बताए, चुपके से एक नाव में बैठकर बोस्टन से निकल पड़े। मंजिल थी न्यूयॉर्क, लेकिन किस्मत उन्हें फिलाडेल्फिया ले आई। और ये सफर भी कोई आसान नहीं था। समंदर में भयानक तूफान आया, एक शराबी साथी पानी में गिर गया जिसे फ्रैंकलिन ने बचाया। जब वो फिलाडेल्फिया पहुंचे तो उनकी हालत बहुत खराब थी।
कपड़े भीगे हुए, थके हुए और मतलब लगभग कंगाल। और यही वो 3 रोटियों वाला सीन आता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, जब वो उस अजीब सी हालत में सड़क पर घूम रहे थे तो एक लड़की ने उन्हें अपने घर के दरवाजे से देखा और शायद मन ही मन में हंसी भी होगी। वो लड़की थी डेब्रा रीड, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। ये दिखाता है कि जिंदगी के सबसे अजीब और मुश्किल पल भी किसी अच्छी चीज की शुरुआत हो सकते हैं। लेकिन देखिए, फ्रैंकलिन की मानसिकता क्या थी। वो थके हारे अनजान शहर में थे, पर उन्होंने बैठकर अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उन्होंने सबसे पहले काम ढूंढना शुरू किया। शहर के हर प्रिंटिंग प्रेस का दरवाजा खटखटाया। यही उनकी पहचान थी, हमेशा एक्शन लेना। फिलाडेल्फिया में उन्हें काम मिल गया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। फिर उनके जिंदगी में आए गवर्नर कीथ, जिन्होंने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्होंने फ्रैंकलिन से कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम लंदन जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस खोल सको। और फ्रैंकलिन, जो उस वक्त एक नौजवान थे, उनकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े आदमी का साथ मिल रहा है तो जिंदगी बदल जाएगी। वो लंदन के लिए निकल पड़े, इस भरोसे पर कि गवर्नर ने जो चिट्ठियां देने का वादा किया था वो जहाज पर मिल जाएंगी। लेकिन लंदन पहुंचकर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी जैसा है। उन्हें पता चला कि गवर्नर ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी। सब कुछ एक धोखा था, कोरे वादे थे। एक जवान लड़के के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। एक अनजान देश में बिना किसी सहारे के, पूरी तरह अकेले। ये उनकी जिंदगी की शायद पहली बड़ी असफलता थी और इसने उन्हें एक बहुत कड़ा लेकिन जरूरी सबक सिखाया। लोगों के चरित्र को पहचानना और सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करना। लेकिन यहां भी उन्होंने हार नहीं मानी। रोने धोने के बजाय उन्होंने लंदन की एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। उन्होंने सोचा, ठीक है, जब तक यहां हूं कुछ नया सीख लेता हूं। उन्होंने उस धोखे को भी सीखने के एक मौके में बदल दिया। लंदन का एक और मजेदार किस्सा है। उन दिनों फ्रैंकलिन ने शाकाहारी बनने का प्रयोग शुरू किया था। उनका मानना था कि ये सेहत और बचत दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन जब वो लंदन से वापस आ रहे थे तो नाव पर मछलियां पकड़ी जा रही थीं और उन्हें तला जा रहा था। हाँ, और वो खुशबू उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने याद किया कि वो शाकाहारी हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक छोटी मछली के पेट से एक छोटी मछली निकली। तो उन्होंने खुद को एक मजेदार तर्क दिया। उन्होंने कहा, अच्छा, तो अगर तुम एक दूसरे को खा सकते हो तो भला हम तुम्हें क्यों नहीं खा सकते। और बस उसके बाद उन्होंने जी भरकर मछली खाई। हाँ, बिल्कुल। और ये उनकी एक और खासियत दिखाता है। वो आदर्शवादी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल थे। वो उसूलों को मानते थे, पर जब उसूल असली जिंदगी के आड़े आते तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। वो सिद्धांतों के गुलाम नहीं थे। तो लंदन के इस अनुभव के बाद वो फिलाडेल्फिया लौटे, ज्यादा समझदार और दुनिया देखे हुए। यहाँ उन्होंने अपने एक दोस्त ह्यू मेरेडिथ के साथ मिलकर आखिरकार अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर ही दी। लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक अलग ही रणनीति अपनाई। हाँ, उन्हें पता था कि एक नए बिजनेस के लिए साख यानी रेपुटेशन सबसे जरूरी चीज है। तो वो जानबूझकर देर रात तक काम करते और ये पक्का करते कि दुकान की लाइट जलती रहे ताकि लोगों को दिखे कि ये लोग कितने मेहनती हैं। यहाँ तक कि वो कागज और दूसरे सामान से भरी ठेला गाड़ी को खुद बाजार में धकेलते हुए ले जाते थे। क्या ये थोड़ा दिखावा नहीं लगता? मतलब काम तो कर ही रहे थे, पर लोगों को दिखाने के लिए ठेला खुद खींचना। दिखावा कह सकते हैं या इसे उस जमाने की पर्सनल ब्रांडिंग भी कह सकते हैं। उन्हें पता था कि सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, लोगों को ये पता भी चलना चाहिए कि आप भरोसे के लायक हैं। और उस समय इसका यही तरीका था। वो अपनी मेहनत की एक छवि बना रहे थे। और उनकी ये रणनीति काम कर गई। उनका काम चल पड़ा और फिर उन्होंने वो चीज शुरू की जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया, पुअर रिचर्ड्स एल्मेनैक। पुअर रिचर्ड्स एल्मेनैक सिर्फ एक कैलेंडर या पंचांग नहीं था, ये फ्रैंकलिन की जीनियस का सबूत था। उन्होंने देखा कि आम लोग सिर्फ यही एक किताब है जो साल भर अपने पास रखते हैं, तो उन्होंने इसमें कैलेंडर और मौसम की जानकारी के साथ साथ छोटी छोटी मजेदार कहानियां, कविताएं और कहावतें डालनी शुरू कर दी। हाँ, जैसे अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, मतलब एक पैसा बचाया तो एक पैसा कमाया, या अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल, ये बातें उन्होंने मेहनत, बचत और समझदारी पर कही थी, और ये इतनी सरल भाषा में थी कि हर कोई उन्हें समझ सकता था और याद रख सकता था। इस एल्मेनैक ने उन्हें बहुत अमीर और लोकप्रिय बना दिया। ये कंटेंट मार्केटिंग का एक बहुत पुराना और सफल उदाहरण है।
अपनी तरक्की के साथ साथ वो अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ज़ेंटो नाम का एक क्लब बनाया। ये क्या था? ज़ेंटो एक तरह का मास्टरमाइंड ग्रुप था। इसमें 12 सदस्य थे, अलग अलग काम करने वाले लोग जो हर हफ्ते मिलते थे। वो वहां सिर्फ गपशप नहीं करते थे, उनकी मीटिंग का एक तय ढांचा होता था। वो नैतिकता, राजनीति, विज्ञान जैसे विषयों पर बहस करते थे। हर सदस्य को अपनी कोई लिखी हुई चीज पेश करनी होती थी और दूसरों से उस पर फीडबैक लेना होता था। तो ये एक दूसरे को बेहतर बनाने का एक क्लब था? सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक आइडिया फैक्ट्री भी थी। यहीं पर फ्रैंकलिन ने अपने कई सामाजिक सुधारों के बीज बोए। वो क्लब में सवाल उठाते थे, जैसे क्या हमारे शहर में किताबों तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, और फिर उस पर चर्चा होती थी। और इसी जेंटो क्लब के आइडिया से शहर की पहली पब्लिक लाइब्रेरी का जन्म हुआ है ना। मुझे ये कमाल का लगता है कि उस जमाने में किसी ने सोचा कि किताबें सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया की शुरुआत की। ये अमेरिका की पहली सब्सक्रिप्शन आधारित लाइब्रेरी थी। लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर किताबें खरीदी गईं। इसी तरह उन्होंने शहर की पहली वॉलंटियर फायर ब्रिगेड, यूनियन फायर कंपनी बनाई। उन्होंने एक एकेडमी का प्रस्ताव रखा जो आगे चलकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बनी। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पैसा कमाने या मशहूर होने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वो एक व्यवहारिक इंसान थे जो समस्याओं को पहचानते थे और फिर उन्हें हल करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे। उनकी प्रतिभा सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि उसे कर दिखाने में थे। राजनीति में भी उनका अंदाज ऐसा ही प्रैक्टिकल था। एक किस्सा है उनके एक राजनीतिक विरोधी का। वो आदमी बहुत अमीर और पढ़ा लिखा था और अक्सर फ्रैंकलिन के खिलाफ भाषण देता था। हाँ, और फ्रैंकलिन ने उससे बदला लेने या उससे लड़ने के बजाय एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाया। उन्हें पता था कि उस आदमी के पास एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती किताब है, तो फ्रैंकलिन ने उसे खत लिखा, उस किताब की बहुत तारीफ की और उसे कुछ दिनों के लिए उधार मांगा। मतलब दुश्मन से मदद मांगी। ये तो बड़ा अजीब दाव था। अजीब लगता है, पर यही तो उनकी समझ दिखती है। उस आदमी ने ये सोच करके, देखो ये मेरा विरोधी होकर भी मेरी पसंद की तारीफ कर रहा है, फौरन किताब भेज दी। फ्रैंकलिन ने एक हफ्ते में किताब पढ़कर एक बहुत ही प्यार भरे धन्यवाद नोट के साथ लौटा दी। और फिर क्या हुआ? अगली बार जब वो दोनों असेंबली में मिले तो उस आदमी ने खुद आगे बढ़कर फ्रैंकलिन से बात की और उसके बाद वो दोनों जिंदगी भर के लिए अच्छे दोस्त बन गए। फ्रैंकलिन ने यह समझ लिया था कि जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आप उसे श्रेष्ठ महसूस कराते हैं। आपने उसे मदद करने का मौका दिया। यह दुश्मनी तोड़ने का एक शानदार साइकोलॉजिकल ट्रिक है। वाह, ये तो आज भी रिश्तों में काम आ सकता है। इसी तरह की सोच उनके आविष्कारों में भी दिखती है। उन्होंने फ्रैंकलिन स्टोव बनाया जो कम लकड़ी में ज्यादा गर्मी देता था, लेकिन उन्होंने उसे पेटेंट नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि विचार हवा की तरह आजाद होने चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे हम दूसरों के आविष्कारों से फायदा उठाते हैं, वैसे ही हमें भी खुशी खुशी दूसरों को अपने आविष्कारों से फायदा उठाने का मौका देना चाहिए, और वो भी बिना किसी कीमत के। ये उनकी नागरिक भावना का शिखर था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो एक भागा हुआ ट्रेनी था, लेकिन अपनी मेहनत और सीखने की लगन से एक कामयाब बिजनेसमैन, एक वैज्ञानिक, एक आविष्कारक और एक राजनेता बना। हर कदम पर हमें एक ही चीज दिखती है, खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने की एक कभी न खत्म होने वाली कोशिश। बिल्कुल। फ्रैंकलिन का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक सिस्टम बनाकर, अच्छी आदतें डालकर, जिंदगी भर सीखने की इच्छा रखकर और अपने समाज के लिए काम करके कोई भी इंसान न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लिए एक गाइड बुक की तरह है। उनकी आत्मकथा का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है जहां वो नैतिक पूर्णता यानी मॉरल परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने 13 गुण चुने, जैसे संयम, साफ सफाई, मेहनत, ईमानदारी, विनम्रता वगैरह। और सिर्फ सूची नहीं बनाई, उन्होंने एक छोटी सी डायरी बनाई जिसमें इन 13 गुणों का एक चार्ट था। वो हर हफ्ते एक गुण पर ध्यान देते थे और हर रात उस चार्ट में निशान लगाते थे कि वो उस दिन उस गुण को निभाने में कहां तक सफल या असफल रहे। ये खुद को सुधारने का एक बहुत ही व्यवस्थित, लगभग वैज्ञानिक तरीका था। तो चलिए आज की इस बातचीत को श्रोताओं के लिए एक सवाल पर खत्म करते हैं। फ्रैंकलिन का ये तरीका आज के दौर में कितना प्रासंगिक है? आज की इस भागदौड़ और सोशल मीडिया के विकर्षणों से भरी दुनिया में खुद के नैतिक सुधार के लिए ऐसा कोई सिस्टम कैसा दिखेगा?
और क्या अच्छे गुण पाने के लिए इतना हिसाब किताब वाला व्यवस्थित तरीका अपनाना आज भी मुमकिन है या इसकी जरूरत भी है? तो दोस्तों, ये थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपनी आदतों यानी हैबिट्स को जीत लें तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जल्दी सोना और जल्दी उठना सिर्फ एक कहावत नहीं, उनकी सफलता का राज था। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप भी फ्रैंकलिन के इन नियमों को अपनी जिंदगी में जरूर उतारेंगे। अगर आज आपको खुद को बेहतर बनाने का कोई नया विचार मिला है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर महानता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। इस वीडियो को उन दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें जो अपनी दिनचर्या को लेकर परेशान रहते हैं। ये वीडियो उन्हें एक सही दिशा देगा। और अब आज का वो सवाल जो आपकी ईमानदारी की परीक्षा लेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने जीवन में 13 गुणों यानी वर्च्यूज का पालन किया था, जैसे मौन, संयम, न्याय आदि। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आज के मॉडर्न जमाने में फ्रैंकलिन का वो कौन सा एक गुण है जिसे निभाना सबसे ज्यादा मुश्किल है? मौन रहना, फालतू खर्चा ना करना या गुस्सा ना करना, और क्यों? अपनी राय कमेंट में खुलकर लिखें। देखते हैं आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे ज्ञान और प्रेरणा के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सुधार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।